बिल्कुल। ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। इसके बाद में आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है हमारा नॉर्मल। प्लीज चैट बॉक्स। सर ये स्टार्ट नहीं हो पाया था। ये स्टार्ट नहीं हो पाया था मीन्स मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ था। कर्व ऑफ कैरस सेक्शन एंड हो गया था। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, मैं प्रीवियस क्लास ले लेता हूँ पहले। का जो लास्ट टॉपिक था वो ले लेता हूँ। ओके। हमने कैपुट सेकुंडम का कंप्लीट किया था। होल्ड ऑन। हमने कैपुट सेकुंडम कंप्लीट कर लिया था। वेस्ट स्पेस ऑफ द मॉरिस कंप्लीट कर लिया था। वेस्ट स्पेस हमने बोला था जैसे कि नॉट ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरीके से लास्ट जो चीज इसके अंदर एंगल्स के अंदर बसती है वो था कर्व ऑफ कैरस। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Curve of Keras. And curve of Keras, it is a anatomical pelvic axis. Anatomical pelvic axis किस तरीके से बनता है? You know कि लास्ट पोर्शन ऑफ द pelvic इस शेप में रहता है। ओके। एंड हमारा pubic symphysis यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 एक्सिस बनते हैं, 1 2 एंड 3। ओके। Medini, please mute yourself. ओके। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 3 एक्सिस बने हैं, ये जो कर्व बनता है, इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं? कर्व ऑफ कैरस। ठीक है। और कर्व ऑफ कैरस के अंदर एक लाइन लिखो। कर्व ऑफ कैरस इज दी एनाटॉमिकल पेल्विक एक्सिस। pelvic axis joining the axis of। अब ये सबसे पहला कौन सा रहता है? दिस इज द इनलेट। This is the inlet. Then this one is the cavity, and last one is the outlet. ओके। तो इन तीनों एक्सिस के मिलने से क्या बनता है? एनाटॉमिकल पेल्विक एक्सिस बनता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? कर्व ऑफ कैरस। जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्व ऑफ कैरस। ओके। देन नेक्स्ट। अब हम जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने जो एक्सेस की बात की थी वो इम्पोर्टेंट है। देन अब जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है वो आ रही है नॉर्मल पिपीडियम। नॉर्मल पिपीडियम से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल पिपीडियम। सबसे पहला क्वेश्चन, इट इज लास्ट फॉर 6 वीक। लास्ट फॉर 6 वीक मतलब नॉर्मल पीरियड टाइम पीरियड कितना रहता है? 6 वीक के लिए। ओके। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? पोस्ट पार्टम पोस्ट पार्टम जस्ट होल्ड अ सेकेंड। पोस्ट पार्टम डेसिडुअल secretions
which are not sorry which are present for first fortnight first fortnight during pupperium pupperium are referred or known as a definitely lokia. फर्स्ट फोर्टनाइट जो सिक्रीशंस रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, लोकिया। और यही क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, व्हाट इज लोकिया। एंड लोकिया के लिए ये अगर नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, इसका ऑर्डर पूछेंगे। एंड स्पेसिफिक ऑर्डर रहता है, इट इज ए ऑफेंसिव ऑफेंसिव फिशी ऑर्डर, ऑफेंसिव फिशी ऑर्डर। ओके, इट इज ए ऑफेंसिव फिशी ऑर्डर। ओके, देन नॉर्मल पिपीडियम पे वापस चलता हूं। नेक्स्ट, करेक्टर्स। करेक्टर क्या चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे। जो सिक्रीशंस हैं, ओके, वो क्या होते हैं, पहले एल्कली होते हैं, देन एसिडिक कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी मींस कि अगर लोकिया है तो लोकिया पहले कैसा रहेगा, एल्कली, देन वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। लोकिया नॉर्मली नॉर्मली आपको पता है, फॉर फर्स्ट फोर्टनाइट मींस दी फर्स्ट 15 डेज प्रेजेंट रहेगा। नॉर्मली लास्ट फॉर 15 डेज। ओके, देन थर्ड, एवरेज अमाउंट पता होना चाहिए। अमाउंट एवरेज अमाउंट इज 250 250 ml इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में 250 ml। ओके, लोकिया का करेक्टर के बेसिस पे लोकिया कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप्स का। लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा, लोकिया एल्बा। लोकिया रूब्रा मींस रेड कलर। एंड रेड कलर कौन से डे रहता है, और यही डे अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डे पता होना चाहिए, 1 to 4 डे। देन सिरोसा मीन्स दी येलोइश, ओके, येलोइश ब्राउनिश। yellowish brownish secretions of the lochia। and ये कब रहेगा, 5th to 9th डे, 5th to 9th डे, लोकिया सिरोसा। ओके, लोकिया एल्बा लोकिया एल्बा मीन्स दी पेल वाइट। एंड ये कब तक रहेगा, 10th to 15th डे। क्योंकि आपको पता है लोकिया कब तक रहता है, 15 डे तक रहता है, फर्स्ट फोर्टनाइट तक रहता है। तो अपने को ये सारी चीजें मैथमेटिकली समझ में आ गई। ओके, देन अब आता है हमारा वेट ऑफ दी, जिसको हम इन्वोल्यूशन, आपने कई बार वर्ड सुना होगा। क्या वर्ड था, इन्वोल्यूशन, कि वापस अपने ऑर्गन का अपनी जगह चले जाना आफ्टर डिलीवरी। ओके, तो यहाँ पे वेट ऑफ द यूट्रस, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, देखिए। पहला क्वेश्चन, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी वेट ऑफ द यूट्रस कितना रहता है। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इट इज
1000 gram. Then end of first week, it is 500 gram. Then end of the 2 week, it is 300 gram. Okay. At the end of the 6 week, जैसे कि आपको पता है नॉर्मल पीरियड टाइम पीरियड कहाँ तक लिखा था मैंने, लास्ट फॉर 6 वीक। तो एट द एंड ऑफ द 6 वीक कितना हो जाएगा वापस नॉर्मल वेट, इट इज 6200 ग्राम, 6200 ग्राम। ओके। अब क्वेश्चन का अगर लो लेवल है तब तो आपका क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा डायरेक्टली कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी व्हाट इज द वेट ऑफ द यूट्रस, देन आंसर दिस। ओके। बट क्वेश्चंस का लेवल अगर हाई है तो वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ड्यूरिंग इन्वोल्यूशंस डिक्रीज ऑफ द साइज बाय, मीन्स देखिए लिखिए आफ्टर 24 hours of delivery, height of uterus decreases by 1.25 centimeter per day. ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है यूट्रस इज पेल्विक ऑर्गन बाय द एंड ऑफ 2 week। यूट्रस पेल्विक ऑर्गन वापस से बन जाएगा कब तक, यूट्रस इज pelvic organ by end of 2 week, end of 2 week। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है यूट्रस इज नॉर्मल साइज, कि ये तो पेल्विक ऑर्गन बना बट नॉर्मल साइज नहीं हुआ ना, तो यूट्रस इज नॉर्मल साइज बाय द एंड ऑफ, डेफिनेटली इसीलिए तो हम 6 वीक्स बोलते हैं ऑफ द पीरियड टाइम पीरियड को, तो 6 वीक्स। ओके। तो इस तरीके से हमारे को और ड्यूरिंग इन्वोल्यूशंस जो यूट्रस की साइज डिक्रीज होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू द डिक्रीज साइज ऑफ द मसल फाइबर, मसल फाइबर। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक चीज हमारे को पता होनी चाहिए, कई जगह कंफ्यूजन रहता है कि अब देखिए हार्मोन्स एक्टिंग ऑन द ब्रेस्ट, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, तो हार्मोन्स एक्टिंग ऑन ब्रेस्ट, ओके। जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर दी मेमोजेनेसिस, मेमोजेनेसिस, एंड मेमोजेनेसिस के लिए कौन कौन से हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, फर्स्ट हार्मोन इज द एस्ट्रोजन, एंड एस्ट्रोजन क्या करता है, यू नो, फॉर द डक्टल ग्रोथ,
ductal growth. Then second hormone is the progesterone, and progesterone for the alveolar growth. Alveolar growth. ओके इसी तरीके से नेक्स्ट ये मेमोजेनेसिस हुआ फॉर लैक्टोजेनेसिस. लैक्टोजेनेसिस कौन से आपको ही पता है, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन एंड ग्रोथ हार्मोन. इसी तरीके से एक तो होता है मिल्क का आना, तो काइनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस. गैलेक्टोकाइनेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन. एंड डेफिनेटली सक्लिंग, जिसकी वजह से काइनेसिस ऑफ द मिल्क. एंड लास्ट वन इज द गैलेक्टोपोइसिस फॉर्मेशन. एंड गैलेक्टोपोइसिस के लिए मेनली प्रोलैक्टिन एंड कंटिन्यूअस सक्लिंग. ओके अब एक चीज है और वो आती है, नेक्स्ट थिंग इज द लैक्टेशन फेलियर. क्यों डेवलप होता है लैक्टेशन फेलियर? तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लैक्टेशन फेलियर? ऑल एक्सेप्ट करके कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो लाइन से लिखिए. फर्स्ट वन इज द infrequent suckling. First one. Second cause is the depression, anxiety in puerperium time period. Then apprehension to nursing. And fourth one is the poor developed nipples or retracted nipples. Then painful breast lesions like the cracked nipples or breast abscess. Okay. Then last is the suppression of the prolactin. Okay. So these are the lactation failure causes. Okay. And where is the what are the causes and what are the indication of contraindication of the breastfeeding? Next topic is the contraindication of the breastfeeding. और यही पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चंस. और इंटरव्यू में भी जाते हैं तो यही सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर के लिए, क्योंकि आप कोई भी मेडिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट पे जाते हो तो वहां पे आपकी ओपीडी, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर का मतलब क्या हुआ, आप एक चिकित्सा अधिकारी हैं, तो वहां पे आपके पास में प्रेग्नेंट औरत या लैक्टेटिंग मदर्स कंसल्ट करने आएगी, तो वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि किन को कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी होता है. तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, फर्स्ट वन इज द वेयर मदर इज
mother on IV drug abuser or alcohol abuser. Second condition, active herpes simplex. Active herpes simplex, pulmonary TB, HIV positive, HIV positives, ओके। और कोई ट्रीटमेंट ले रही हो, ट्रीटमेंट ऑन एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी कैंसरस ड्रग, ओके। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, हम बात करते हैं क्लोस्ट्रम। ये क्या रहता है क्लोस्ट्रम? आपको भी पता है, जैसे कि कई सारे एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे जिसके अंदर बताया जाता है कि फर्स्ट 2 to 3 डेज के लिए एक गाढ़ा पीला जो मिल्क रहता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, तो वही कहलाता है हमारा क्लोस्ट्रम। एक बेसिक चीज़ रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीप येलो सीरस फ्लूइड, for 2 to 3 days, 2 to 3 days, ओके। जहाँ पे इसकी, सॉरी, ओके, क्वेश्चन की करेक्टरिस्टिक क्या रहते हैं, ये इंक्रीज द स्पेसिफिक ग्रेविटी full of or rich of the proteins। विटामिन्स कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पे, ए, डी, ई एंड के, ओके। इसके अंदर रिच ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिच ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड। यहाँ पे क्या चीज कम मिलेगी, ये तो सारी चीजें हैं जो रिच में मिलेगी, कौन कौन सी चीज हैं जो लो में मिलती हैं वो भी हमारे को पता होनी चाहिए, लाइक दी कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, फैट लो होता है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटीन रिच होता है, फैट रिच नहीं होता है। एंड पोटेशियम, एंड पोटेशियम। इसके अंदर मेन एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट मिलती है, एंटीबॉडीज IgA, IgG एंड IgM। एंड स्पेसिफिक है यहाँ पे ह्यूमरल एंटीबॉडीज, ह्यूमरल फैक्टर, ह्यूमरल फैक्टर जो किस फॉर्म में मिलता है, लैक्टोफेरिन्स। कहते हैं ना बेबी को ह्यूमरल फैक्टर्स कहाँ से मिलता है, ये क्लोस्ट्रम से मिलता है, और ये ह्यूमरल फैक्टर कौन सा रहता है, लैक्टोफेरिन्स, ओके। जो कि मेन इम्यूनोग्लोबुलिन रहती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस के लिए।
और यही क्लोस्ट्रम एक क्या रहता है, बेस्ट आइडियल आइडियल नेचुरल स्टार्टर फूड रहता है, एक तरीके से स्टार्टर फूड रहता है, जो नॉर्मल मिल्क लेने से पहले उसको एज ए क्लोस्ट्रम मिल जाता है। ठीक है, एक लाइन लिखो नोट करके कि मेस्टाइटिस के बारे में बताता हूं, एंड नोट करने वाली लाइन ये है कि मेस्टाइटिस इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर दी ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के अपन ने कॉज पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने मेस्टाइटिस मेंशन नहीं किया था। तो आप अगर मेस्टाइटिस देख के और टिक करते हो इट इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन, बट नहीं, इट इज ए नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर दी ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्ट्राइंडिकेशन मैं बता चुका हूँ, एब्यूजर हो, पी सिम्प्लेक्स, पल्मोनरी टीबी, एचआईवी एंड एंटी कैंसरस। इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो हमारे को सिंपल वे में याद रखना है। मेस्टाइटिस से पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गन क्या, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग दी मेस्टाइटिस। ओके, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर इज स्टेफाइलोकोकस ऑरस ऑरियस। एंड यही अगर यूट्रस की बात करें तो वहां पे क्या कॉज बनेगा, वहां पे हमारा कॉज सॉरी ऑर्गेनिज्म बनता है, वो रहता है स्टेप्टोकोकस। वो क्या रहता है, स्टेप्टोकोकस। बट अभी के लिए हम मेस्टाइटिस की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज दी स्टेफाइलोकोकस। अगर इन्फेंट की बात करें, क्योंकि सोर्स क्या रहता है इसका, इन्फेंट नोज, मेस्टाइटिस क्यों डेवलप हो जाता है लैक्टेटिंग मदर को, तो इन्फेंट नोज एंड थ्रॉट, जहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा रहता है, तो वहां से क्या रहता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। देन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, तो मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव सेप्टिव फॉर द lactating mother is the progesterone only pills, POP, progesterone only pills. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है एबॉर्शन एंड एमटीपी, एबॉर्शंस एंड एमटीपी। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द hemorrhage in early pregnancy, answer is abortion, answer is abortion. Okay, then next, miscarriage या spontaneous abortion किसको बोलेंगे, miscarriage या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन किसको बोलेंगे, जहां पे लेस देन वेट पूछा जाता है। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ होगा, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा
तो वीक दिए हुए होंगे, तो वहां पे आपको लिखना होगा 20th वीक से पहले। तो किसी भी तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हों तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन किसको बोलेंगे, जहाँ पे लेस देन फीटस का वेट कितना हो, लेस देन 500 ग्राम, एंड लेस देन गेस्टेशन टाइम पीरियड लेस देन 20 वीक हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, किसके अंदर में डालेंगे, मिस कैरियर्स के अंदर में डालेंगे। ओके। देन एक्चुअल में एबॉर्शंस को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज से बताता हूँ। एबॉर्शंस, ओके, एबॉर्शन को मेनली हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं हमारे स्पॉन्टेनियस एंड सेकंड वन इज द इंड्यूस्ड। एंड इंड्यूस्ड तो आपको भी पता है, एक तो होते हैं जो कि एमटीपी के अंदर में, एक्ट के अंदर में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीगल, एंड सेकंड वन इज द इलीगल। इलीगल एंड इलीगल होने का सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या बनता है, सेप्टिक। सेप्टिक, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस की। तो स्पॉन्टेनियस के लिए अलग से वापस से चार्ट बना रहा हूँ। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस के लिए 5 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी, तो प्लीज रीजॉइन अगेन इमीडिएटली विद सेम आईडी एंड पासवर्ड। ओके। ओके, स्पॉन्टेनियस एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। आप चार्ट को कंटिन्यू कर सकते हो आपके नोट्स के अंदर। एक तो होते हैं आइसोलेटेड और एक होते हैं रिकरेंट। एक तो होते हैं आइसोलेटेड एंड एक होते हैं रिकरेंट। रिकरेंट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एबॉर्शंस हुए हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिकरेंट। आइदर आइसोलेटेड हो या रिकरेंट हो, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 6 टाइप्स के अंदर। वो कौन कौन से टाइप हैं, जो कि आप अपने ऑप्स की बुक्स में भी पढ़ा होगा आपने। फर्स्ट वन इज दी थ्रेटन्ड। threatened. Then second one is the inviolable. Then complete. Then incomplete. Then missed. Then septic. Then septic. तो ये टोटल हो गए 6 टाइप्स के। ओके। अब क्वेश्चंस एबॉर्शंस में से किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो आगे देखिए एटियोलॉजी में। एटियोलॉजी ऑफ द एबॉर्शंस। ओके। अब इटियोलॉजी में कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक जेनेटिक फैक्टर्स, लाइक एंडोक्राइन फैक्टर, लाइक एनाटॉमिकल कॉज, लाइक एनाटॉमिकल कॉज। देन नेक्स्ट is the infection, any other infection causing the abortions, or immunological cause। इनमें से सबसे कॉमनेस्ट कौन सा होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एबॉर्शंस। ओके। तो हम चलते हैं इनको, इटियोलॉजी को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से कि एक तो होता है फीटल फैक्टर, कि फीटल फैक्टर्स की वजह से एबॉर्शंस होते हैं। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फीटल फैक्टर्स, तो उसके अंदर पूछा जाता है फीटल फैक्टर का मोस्ट कॉमन कॉज, और आंसर क्या रहेगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटीज। ओके। देन
ये तो हुआ हमारा क्वेश्चंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको अलग से ब्लॉक्स में रखो। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहता है, वो रहता है हाइड्रोपिक डिजेनरेशन। हाइड्रोपिक डिजेनरेशन, देन मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। मैटरनल फैक्टर, इसी तरीके से देखते हैं मैटरनल फैक्टर्स। मैटरनल फैक्टर्स के अंदर लाइक इन्फेक्शंस, कई सारे कौन से आते हैं इन्फेक्शंस के अंदर, कौन कौन से आ सकते हैं, टॉर्च, मलेरिया, क्लेमाइडिया, टॉर्च, मलेरिया, क्लेमाइडिया, ब्रूसेला, ब्रूसेला इस स्पाइरोकीट्स, okay, then any other medical issues like hypertension, chronic renal disease, okay, then cyanotic heart disease, cyanotic heart disease, and uh, hemoglobinopathies. अदर फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं